बच्चों नेक्स्ट है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक मीन्स दो मेटल स्ट्रिप होगा। एक दूसरा कलर का ले रहा हूं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। बच्चों दो स्ट्रिप है, आइडेंटिकल स्ट्रिप, दैट मीन्स ये थिकनेस T, दूसरे का भी ये थिकनेस T, and length is L at room temperature. If temperature is increased, because the two are different metals, the two will have different linear expansion coefficient. Let's alpha 2 और इसका alpha 1, and मैंने दे दिया alpha 1 is greater than alpha 2. Now अब अपर वाला चाहेगा थोड़ा ज्यादा इलोंगेट करे, नीचे वाला थोड़ा कम इलोंगेट होगा, बट दोनों ज्वाइंट है। सो इन दिस प्रोसेस इसका टेंडेंसी है ज्यादा इलोंगेट होने का, इसका कम है ना। तो क्या होगा, बीच का कुछ इलोंगेशन होगा एंड इट विल टेक ए कर्व शेप। तो सर व्हाई इट विल टेक कर्व शेप, इसका शेप कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों। अब बताना कि इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्केव सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस में कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स सरफेस साइड कौन सा रहेगा जिसका लीनियर अल्फा ज्यादा है। अल्फा 1। कॉन्वेक्स साइड में वो मेटल रहेगा जिसका लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा है, उसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होना चाहेगा, दैट्स व्हाई इट विल टेक कर्व शेप। ये देखो थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा छोटा होगा। एक सवाल पूछता है कि अगर कर्व शेप लिया तो इसका कर्वेचर क्या होगा। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? क्लियर? तो लिखो हेडिंग, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए बायमेटालिक स्ट्रिप if temperature is increased by delta theta. बच्चों मैं यहाँ पे समझा रहा था, अपर स्ट्रिप की बात करें तो अपर स्ट्रिप का अपर लेयर विल बी इन टेंसाइल स्ट्रेस, लोअर लेवल विल बी इन कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर ऐसे बेंड किया है तो इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा जितना होना चाहिए। मिडिल लेयर विल बी इन रिलैक्स स्ट्रेस, रिलैक्स स्टेट, नो स्ट्रेस। सिमिलरली इसका हमने समझाया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इसको बोल रहे हैं, ये आर डिस्टेंस को, ये मिडिल से ले रहे हैं। अब अगर इसकी बात करें, ये रिलैक्स स्टेट में लेट्स ये लेंथ है L1, दिस लेंथ इज L2। ये बता L1 लेंथ, ये L लेंथ का था, इंक्रीज किया तो ये लेंथ L1 हो गया है। कैन बी राइट L1 इज इक्वल टू L into 1 plus alpha delta. क्या बात है, L into 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। बहुत बढ़िया सवाल। Similarly,
L2 is equal to L into 1 plus alpha 2 delta theta। बच्चों ये मान लो एंगल है 5, ये जो स्ट्रिप बना रहा है एंगल 5, इसको हमने कहा रेडियस r, तो बताओ इसका रेडियस क्या होगा, ये कर्वेचर का रेडियस r प्लस t/2। दिस लेंथ इज r प्लस t/2। t क्या है, थिकनेस। तो ये अगर हम L1 को ऐसे लिखना चाहें, कैन वी राइट L1 इज r इन प्लस t/2 इंटू 5, बिकॉज आर्क लेंथ क्या होता है, r इंटू थीटा, तुम लोगों को पता है, ये आर्क लेंथ है। और इसको क्या लिखे बच्चों, r एनीवन माइनस t/2, यहां से कितना है t/2 इंटू 5, जस्ट डिवाइड दिस r plus t/2 upon r minus t/2, this is equal to 1 plus alpha 1 delta theta upon 1 plus alpha 2 delta theta. So from this expression we can get r. Note it down. बच्चों इससे r का वैल्यू निकाल लेते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में ले आते हैं। r कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें, कैसे करते हैं, इनवर्स r/t/2, दोनों को ऐड कर दो, ऊपर ऐड कर दोगे तो हो जाएगा r। सर हम उल्टा भी कर सकते हैं ना, 2r, हाँ ऊपर में ऐड कर दो और नीचे में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस माइनस दिस, तो हो जाएगा t, दैट इज इक्वल टू, ऊपर में हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो 2 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, और दिस माइनस दिस, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, है ना। सो 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, t इंटू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन ये है कि 2 के कंपैरिजन में दिस टर्म विल बी वेरी स्मॉल, इजंट इट। ये तो अल्फा बहुत छोटा होता है, तो 2 के कंपैरिजन में ये बहुत नेग्लिजिबल है, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस। सो r इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा, t अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। देख लेना मैंने सही कैलकुलेशंस किया है कि नहीं, दिस प्लस दिस फिर दिस माइनस दिस, है ना। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो बॉडी का जो मटेरियल का जो एटम्स है, वो एटम का रेस्ट में है क्या। सपोज ये एक मटेरियल है, ये रॉड है, तो इसके जो एटम्स है क्या वो अपने अपने जगह पे रेस्ट में है या वाइब्रेट करता है, इवन रूम टेम्परेचर पे।
Electrons get kinetic energy. जो रॉड है उसके जो एटम्स है दे आर नॉट एट रेस्ट. माइक्रो लेवल पे जाओगे तो एटम्स किसी भी टेम्परेचर पे वो अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहता है. ठीक है, एग्जैक्टली रेस्ट में नहीं रहता है. सो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अगर ये वाइब्रेट करा तो ये सर्टेन एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है बच्चों अपने पोजिशन पे. दो आइटम है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये छोटा सा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, ये भी अपने जगह पे वाइब्रेट कर रहा है. ठीक है. सो इफ वी इंक्रीज, if temperature is increased, atom vibrate with greater amplitude. उसके पास ज्यादा एनर्जी मिल जाता है. सो वो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगा तो थोड़ा ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा. और बढ़ाओगे और उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. दिस इज करेक्ट है ना. एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल इंक्रीज. कुछ बुक्स में इंडियन ऑथर में या मेडिकल के सवाल में लिख देता है कि दिस इज द रीजन ऑफ एक्सपेंशन, है ना. तो मैं बता रहा हूं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है बट ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. ये कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जा रहा है. ये तो ये बता रहा है कि ये यहाँ पे पहले ये थोड़ा सा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट किया था, अब ज्यादा से कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो वही रहेगा. लेकिन अगर थर्मल एक्सपेंशन है तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस बढ़ना चाहिए. सो दिस इज नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. सो व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन वी विल डिस्कस. For that, we will draw a graph. Graph is potential energy versus interatomic distance. Interatomic, that means दो एटम के बीच का डिस्टेंस. तो सिंप्लिसिटी के लिए एक एटम को सपोज हम यहां रख लिए, एक एटम यहां पे है और दूसरा एटम बहुत दूर है, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. एज यू ब्रिंग क्लोजर इसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा 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 एंड एक पॉइंट पे मिनिमम होगा, देन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दिस इज द ग्राफ. और यही ग्राफ इलास्टिसिटी को भी एक्सप्लेन करता है. ये चीज मैं इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तो वहां भी बताऊंगा. लेकिन हमने तो U वर्सेस R ग्राफ पहले भी बताया. तो कैन यू से कि अगर पार्टिकल एटम यहां पे है तो व्हाट इज द फोर्स, इस पॉइंट पे क्या फोर्स है? जीरो. जीरो. कैसे बताओगे? माइनस du by dr. क्या बात, बहुत ही बढ़िया, याद है तुम्हें. तो स्लोप जीरो है. d by dr मतलब दो एटम अगर डिस्टेंस है तो ये नेट फोर्स जीरो है ना. अगर इतना डिस्टेंस रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो रहेगा. ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है. क्योंकि यही बॉन्ड लेंथ हो गया. लेकिन चूंकि अपने पोजीशंस पे वो वाइब्रेट करता है, उसके पास कुछ एनर्जी आया, तो वो क्या होगा, ये इसको फॉर द टाइम बिंग रेस्ट में मानते हैं और इसको सोचो थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा इधर आ गया, तो बता सकते हो क्या इस एटम पे फोर्स किधर लगेगा? du by dr हो जाएगा राइट डायरेक्शन में. राइट डायरेक्शन में. नेगेटिव. माइनस चाहिए तो फोर्स पॉजिटिव. दैट मींस यहाँ पे इस पे फोर्स इधर लगेगा, इधर, और यहाँ पे जाएगा तो du by dr पॉजिटिव, तो फोर्स नेगेटिव, दैट मींस इधर लगेगा. ये सारी चीज हमने पढ़ चुके हैं. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ स्टेबल इक्विलिब्रियम.
ये कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, इसके पास अगर थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी मिला, थोड़ा सा इधर काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या होगा बच्चों? थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी है अगर, तो ये थोड़ा दूर जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, फिर सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहां तक बढ़ गया, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, फिर रुक जाएगा, यहाँ रुक गया, फिर वापस आएगा, फिर थोड़ा इधर जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे। तो ये छोटा सा एम्पलीट्यूड का ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। इसके पास अगर एनर्जी ज्यादा दे दिया, देन इट विल वाइब्रेट विद द ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो क्या होगा? ये थोड़ा यहां तक जाएगा, एंड यू कैन सी द ग्राफ। ग्राफ में देखना, ये थोड़ा शार्प इंक्रीमेंट दिखा और इधर थोड़ा फ्लैट है, और इस लाइन के इधर जैसा है फोर्स, इधर थोड़ा फ्लैट है, इधर थोड़ा स्लो इंक्रीमेंट हो रहा है पोटेंशियल का। सो इस लाइन के इधर इतना डिस्टेंस जाएगा, जबकि इधर इधर ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, ग्रेटर डिस्टेंस। तो इक्विलिब्रियम के इस तरफ ज्यादा दूर जा रहा है और इधर कम दूर जा रहा है। अगर और टेम्परेचर बढ़ाए, इट विल गो लाइक दिस, इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस बढ़ेगा, इधर थोड़ा कम जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ऑफ द एसिमेट्रिक नेचर ऑफ द ग्राफ। एसिमेट्रिक, इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। पहले तो ये लगता था कि यहाँ पे, लेकिन जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया तो ये डिस्टेंस कम, ये डिस्टेंस ज्यादा, तो ओवरऑल लगता है कि डिस्टेंस थोड़ा यहाँ चला गया है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ओवरऑल लगेगा कि थोड़ा यहाँ चला गया है, और बढ़ाएंगे तो लगेगा थोड़ा यहाँ चला गया है। सो डिस्टेंस जो होगा दोनों एटम के बीच का, वो इंक्रीज करेगा। रीजन इज, इस तरफ ज्यादा दूर जा रहा है और इस तरफ कम डिस्टेंस जा रहा है ना? सो बड़ा अच्छा से कहीं कहीं पे लिखा आता है कि अगर ये वाइब्रेट कर रहा है एटम, एक तरफ लगता है कि एक हार्ड स्प्रिंग है जिसको कंप्रेस करना मुश्किल है, और दूसरे तरफ सॉफ्ट स्प्रिंग है, कंप्रेस करना आसान है, सो इट विल गो ग्रेटर डिस्टेंस। तो ओवरऑल दो एटम के बीच का डिस्टेंस हमें ज्यादा 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 होते जाएगा एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। सो फैक्ट समझना, if at temperature is low, it vibrates with the small amplitude. Temperature is increased, vibrate with the greater amplitude or greater amplitude. But equilibrium distance जो है तो यही, but over जो टाइम स्पेंड करेगा वो लगेगा कि दूर हो गया है। तो आई होप कि मैंने एक्सप्लेन किया इसको। तो लिखोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस interatomic distance graph is not symmetric. That's why as temperature increases, its effective distance between two atoms increases. Two atom increases.
अगर ये ग्राफ सिमेट्रिक होता, अगर ये ग्राफ ऐसा होता, दोनों तरफ एक जैसा होता, तो ये ऐसे वाइब्रेट करता, ऐसे वाइब्रेट करता, तो डिस्टेंस हमेशा यही रहता, है ना। तो जितना ज्यादा एसिमेट्रिक अल्फा ग्रेटर उतना ज्यादा होगा, जितना सिमेट्रिक होगा अल्फा कम होगा। और अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसका अल्फा 0 है, दैट मीन्स ये ग्राफ लगभग सिमेट्रिक होगा सर्टेन रीजन में, जिस रीजन में टेम्परेचर चेंज करे उस रीजन के लिए। तो बच्चों हमने क्या बताया रीजन फॉर एक्सपेंशन? दिस फैक्ट इज ट्रू, टेम्परेचर इंक्रीज्ड, atoms molecules vibrate with the greater amplitude, that is correct, but this is not the correct explanation. Correct explanation for expansion is U versus R graph is asymmetric in nature. इक्विलिब्रियम लाइन के इस तरफ थोड़ा शार्प इंक्रीमेंट होता है पोटेंशियल का, इस तरफ थोड़ा स्लो इंक्रीमेंट होता है ना। इक्विलिब्रियम से ये इधर ज्यादा डिस्टेंस जाता है, इधर कम डिस्टेंस जाता है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, इस तरफ का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा, इधर थोड़ा कम बढ़ेगा। सो ओवरऑल दो एटम के बीच का डिस्टेंस इट सिम्स के इंक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा, सिम्स में आ गया। सो ये तो ग्राफ अगर दिया हुआ है, मैंने जान के थोड़ा इंटेंशनली इसका इधर थोड़ा सा ही एसिमेट्रिक बनाया, इसमें थोड़ा ज्यादा एसिमेट्रिक बनाया है। और तुम लोगों ने बताया कि सर अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 है, दैट मीन्स इसको हम ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किए ना, पहले ये यहाँ पे डॉट देना, ये थोड़ा सा आगे देना, थोड़ा और आगे देना, थोड़ा और आगे देना, सो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इंक्रीज करना। सार्थक बोर्ड से क्लियर? हाँ सर। छोटा सा लिख लेना, एप्लीकेशन ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप। देखो बच्चों, तुम लोग बनने वाले हो इंजीनियर, है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जो साइंस है उसको हम अपने कॉमन लाइफ में यूज करने के लिए कैसे कैसे उसको यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। अब तुम्हें पता है कि बायोमेटालिक स्ट्रिप जो होगा वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, कर्वेचर शेप ले लेता है। अब हमारे इंजीनियर्स ने क्या किया, इसको देखो कैसे यूज किया। ऐसे फिक्स कर दिया है ना, और यहाँ पे एक छोटा सा स्प्रिंग भी लगा देता हूं। ये कंडक्टिंग वायर है, स्प्रिंग भी लगा हुआ, और एक ऐसे पॉइंटर है, सर्टेन लेंथ का सर्टेन अमाउंट का स्प्रिंग रहेगा, सर्टेन लेंथ तक एक्सटेंड हो। थोड़ा कंप्रेस्ड है, अभी थोड़ा कंप्रेस्ड है। तो बच्चों ये सर्किट है, एसी सर्किट हो या डीसी हो, गीजर देखो, गीजर यूज करते हो ऑटोमेटिकली स्विच बंद हो जाता है जब एक टेम्परेचर से ज्यादा हीट हो जाता है तो। यस सर। यस सर। फ्यूज की तरह। पुराने बहुत ये रहते थे, उसमें नया ऐसा होता था स्विच ऑफ करना होता था, भूल गए तो पानी एकदम खोला हुआ निकलता था पूरा, है ना। लेकिन आजकल ऑटोमेटिक गीजर, तो देखो ये ऑटोमेटिक स्विच जैसा काम करेगा। कैसे? अभी रूम टेम्परेचर एक कनेक्शन है, इसमें ये वाटर है, पूरा वाटर अंदर है, कॉइल है, हीट कर रहा है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, ये क्या हुआ, थोड़ा नीचे जाएगा,
अब जैसे थोड़ा ही नीचे दिया, बिना स्प्रिंग लगा के अगर करोगे तो वैसे ही कनेक्शन टूट जाएगा। तो मैंने थोड़ा स्प्रिंग लगा दिया, ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो थोड़ा ही और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे जाएगा, टच करते रहेगा, और एक पॉइंट के बाद कनेक्शन टूट जाएगा। इजंट इट? ऐसा शेप ले लेगा ना, तो कनेक्शन हट गया, यस सर। कनेक्ट हो गया, स्विच बन गया। देखो, फिर थोड़ा सा पानी कम गर्म हुआ, फिर से ये वापस फिर कनेक्ट हो जाएगा, फिर डिस्कनेक्ट होगा, सो ऑटोमेटिक स्विच बना लिया। तो समझ में आया टेक्नोलॉजी और साइंस? साइंस ये बताया कि हाँ बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होगा, बेंड होगा, और इसको हमने कैसे यूज कर लिया, ऑटोमेटिक स्विच बना लिया, है ना। इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। फायर अलार्म में भी यही होता है। फायर अलार्म में उल्टा होता है। फायर अलार्म में ये जो स्विच है ना, इधर लगा देते हैं, ऐसे, ऐसा है। जैसे यहाँ हिट होगा, पहले डिस्कनेक्टेड है, जैसे ही हिट होगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होगा अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, है ना। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्लियर हुआ क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो कनेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं है तो डिस्कनेक्टेड है। अब एक सवाल ले लेते हैं। तीन रॉड लिए बच्चों, दो कॉपर का और एक स्टील का रॉड लिया। इनिशियली लेंथ L था, इसका है कॉपर का सपोज अल्फा 1, दूसरा भी कॉपर है अल्फा 1, और स्टील का है अल्फा 2। लेट्स, मुझे नहीं पता, अल्फा 1 सपोज ग्रेटर है अल्फा 2 से। यंग्स मॉडुलस कॉपर का YCU, आयरन का स्टील का YS। अब बताना क्या इसमें कर्व शेप लेगा या स्ट्रेट ही रह जाएगा? कर्व शेप लेगा। कैसे लेगा? सर वो जो सबसे नीचे वाला रॉड है वो भी उसका वो कोई किस्म के वो भी कॉपर है। ये आयरन स्टील वाले रॉड को ना सैंडविच कर दिया है दो कॉपर रॉड से, दोनों तरफ आइडेंटिकल है। कर्व नहीं होगा, कंप्रेसिव में स्टील कॉपर। को कंप्रेसिव में रहेगा। तो इस स्ट्रिप में तुम लोगों ने कहा कि सर ये स्ट्रेट ही रह जाएगा, लेकिन इसमें रॉड कंप्रेसिव स्ट्रेस में भी कुछ रहेगा और कुछ टेंसाइल स्ट्रेस में रहेगा, और मैंने बताया कौन किस में रहेगा। कुछ बच्चों ने जवाब दिया है, मुझे मैसेज करो, देखते हैं कि किसका क्या जवाब। तो बच्चों इसमें सवाल ये था कि कौन सा टेंसाइल स्ट्रेस में होगा। टेंसाइल का मतलब हुआ कि जितना उसका लेंथ होना चाहिए था उससे ज्यादा है। कंप्रेसिव का मतलब जितना होना चाहिए था उससे कम है। तो इमेजिन करो कि ये कनेक्टेड नहीं है, वेल्डिंग साथ में नहीं किया हुआ, डाइवेटेड नहीं है। सो ये कॉपर सपोज ये यहां तो फिक्स कर देता हूं मैं, ये सपोज ये यहां तक जाता है, चूंकि अल्फा इसका ज्यादा है। ये कॉपर का रॉड यहां तक होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, और स्टील का रॉड थोड़ा कम इंक्रीज होता है, यहीं तक जाता। अब बच्चों ये दोनों में पूछा यार मैं तो यहीं तक जाऊंगा, ये कह रहा मैं यहाँ जाऊंगा, दोनों में लड़ाई होगी, तो क्या होगा? बीच बीच का होगा, कहेगा मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, और ये कहेगा मुझे थोड़ा कम आना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल लेंथ। क्लियर? दिस इज द फाइनल इंक्रीमेंट। अब बताना इसका होना चाहिए था इतना, है इतना, तो ये स्टील किस में है? टेंसाइल।
टेंसाइल टेंसाइल में कौन सा हो जाएगा बच्चों? स्टील। और कंप्रेसिव क्या हो जाना चाहिए था? होना चाहिए था इतना, इसको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ा, कम ही इलोंगेट हुआ है, कंप्रेस्ड है। मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। क्या समझ में आया क्या बच्चों? अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, मैं तो ये टॉपिक पढ़ाता भी नहीं हूँ, बच्चों को कहता हूँ खुद से करो। लेकिन बच्चे बड़ा परेशान हो जाता है, डोंट नो क्यों। ये 9th 10th में पढ़े भी होते हैं फिर भी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, कैलोरीमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर दो लिक्विड है, एक लिक्विड कुछ टेम्परेचर पे, दूसरा लिक्विड कुछ अदर टेम्परेचर पे, दोनों को मिक्स कर दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, है ना? ऐसी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करें। तो हेडिंग डालो बच्चों। इसमें हम लोग कह सकते हैं कैलोरीमेट्री को, दिस इज प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज, है ना? कितना अमाउंट किस में गया, क्या फाइनल टेम्परेचर होगा। Heat exchange between bodies if brought in contact. A specific heat capacity, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने वाला हूं। टर्म आएगा, तुम लोग जानते भी होंगे इस टर्म को। हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये सब डिस्कस करेंगे पहले, बट ये थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज तुमने एक कंटेनर में वाटर लिया सर्टेन अमाउंट, और इसको घर में बर्नर ऑन कर दिया, कंटेनर में हीट सप्लाई करो, कांस्टेंट रेट से सप्लाई करो। मतलब कुछ टाइम तक, सपोज 1 मिनट तक हमने बर्नर को ऑन रखा। इसका मतलब हमने सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया इसको, डेल्टा क्यू सर्टेन अमाउंट हीट सप्लाई किया, एंड देन यू विल फाइंड दैट इसका टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज होगा डेल्टा थीटा से। तो यू विल से दैट कि जो डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा क्यू, जितना ज्यादा हीट दोगे टेम्परेचर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा। डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। समझ में आया? लेकिन अगर मैं बात करूं कि डेल्टा क्यू सेम दिए और दो सिस्टम लिया, एक का मास कम लिया, दूसरे का मास ज्यादा लिया, तो डेल्टा थीटा टेम्परेचर ज्यादा किसमें इंक्रीज होगा? जिसमें मास कम रहेगा, जिसमें मास कम कम रहेगा। कम रहेगा। जिसमें मास कम होगा। मतलब डेल्टा थीटा जो होगा प्रोपोर्शनल टू, डेल्टा थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m, isn't it? अगर डेल्टा क्यू सेम रखा, यस सर। या ऐसे कहें, टू इंक्रीज सेम अमाउंट ऑफ डेल्टा थीटा,
कितना डेल्टा क्यू देना पड़ेगा, तो अगर कि सर जितना मास ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेल्टा क्यू देना पड़ेगा। डेल्टा क्यू विल बी प्रोपोर्शनल टू एम, है ना। और कौन सा मटेरियल है, तो एक और कांस्टेंट आता है डेल्टा क्यू इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एस एम डेल्टा थीटा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप इसको ऐसे लिख लेते हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे डिफाइंड है, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा, amount of heat required to raise temperature by unit of unit mass। कहने का मतलब अगर डेल्टा क्यू हीट दिए, डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज हुआ है, एम मास था, तो अगर मैं पूछूं यूनिट चेंज करना है अगर टेम्परेचर में, तो कितना हीट देना पड़ेगा, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा थीटा, यूनिट मास का करना होगा तो डिवाइडेड बाय एम। S is how S is defined, amount of heat required to raise temperature by unit of unit mass. This will call a specific heat capacity of the material. So S is property of material. S roughly remains constant with increase in temperature. लिखना है, बट यहाँ पे मैंने लिखा रफली रिमेन्स कांस्टेंट विद टेम्परेचर चेंज, का मतलब 10 डिग्री सी पे किसी बॉडी का जो एस है 20 डिग्री सी पे भी वही रहेगा, 30 डिग्री सी पे भी वही रहेगा, लेकिन अगर 500 सी जाएंगे तो हो सकता है स्लाइड चेंज रहेगा। तो टेम्परेचर चेंज अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो एस को हम ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ एस, जूल पर केजी। तो इसका हो जाएगा बच्चों डेल्टा क्यू का जूल, मास का ऐसा यूनिट होता है केजी, मैंने पढ़ाया नहीं बट तुम लोग खुद से जानते होगा। डेल्टा थीटा या तो केल्विन लिखो या डिग्री सी लिखो, बात बराबर ही होगा, जूल पर केजी पर सेल्सियस डिग्री, डिग्री सेल्सियस नहीं सेल्सियस डिग्री, हालांकि इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता है, बुक्स में डिग्री सेल्सियस लिखा रहता है। बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किससे डिनोट करना है, तो कुछ बुक्स में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सी यूज करते हैं और कुछ बुक्स में एस यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंटली कभी सी मिले एस मिलेगा, कभी सी मिलेगा, बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो एस होता है इस टाइप में जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलोरीमेट्री, ठीक है ना। और सी जो यूज करेंगे वो हम मोलर हीट कैपेसिटी में यूज करेंगे, ओके। और मुझे पता है कि महाराष्ट्र का जो बुक है शायद उसमें सी ही यूज किया है दोनों में। सो बट वी विल फॉलो स्पेसिफिक कैपेसिटी में, मैं स्पेशली फॉलो करूंगा, वी विल डिनोट इट बाय एस, और मोलर हीट कैपेसिटी में सी से डिनोट करूंगा। हालांकि यहां भी एक है, मुझे भी याद नहीं है, बट एक चीज और भी बता रहा हूं, यहां भी स्टैंडर्ड कन्वेंशन है कि अगर स्पेसिफिक कैपेसिटी का सी डिनोट करें तो शायद इटालिक से करते हैं और मोलर हीट कैपेसिटी में नॉर्मल यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं कि क्या होता है, तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊं, बट ये कन्वेंशन है। जैसे मैंने ये कन्वेंशन बताया कि चेंज लिखते हैं तो सेल्सियस डिग्री लिखते हैं और सिंपली टेम्परेचर लिखते हैं तो डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, दिस इज द कन्वेंशन।
सो उस चीज को हटाने के लिए मैं हमेशा कैसे यूज करता हूँ, स्पेसिफिक कैपेसिटी को एस से, और बाद में पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी जिसको डिनोट करेंगे सी से। तो एक सवाल लेते हैं, अभी 4-5 बच्चे निकल गए, 67 था, 68 था, 6 बच्चे निकल गए, अभी तो टाइम भी नहीं हुआ। पता है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है, किसी को पता है? एनीवन? 1 calorie. 1 कैलोरी पर ग्राम पर सेल्सियस डिग्री। ये कैलोरी इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। बट कैलोरी भी बहुत ज्यादा यूज में आता है, अभी भी कैलोरी यूज आता है। दैट्स व्हाई जो इस चैप्टर का नाम है वो कैलोरीमेट्री है, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है ना? सो 1 कैलोरी इज अबाउट 4.2 जूल, है ना, या 4.18 लिखा रहता है, तो ये भी याद रखना। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सी या पर केल्विन, या इसी को ग्राम के जगह पे मोस्टली ऐसे लिखा था 4200 जूल पर केजी पर केल्विन या पर सेल्सियस डिग्री। चलो, अच्छा कुछ बच्चे वैन से सेंटर पे जाने वाले इसलिए भी एग्जिट कर रहे हैं, अच्छा ये प्रॉब्लम है नहीं। चलो, तो अगर मैं कहूं कि ये दिस इज वाटर, 2 kg वाटर है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू raise temperature by 20 from 20 degrees C to 50 degrees C of a 2 kg water। बहुत ही छोटा सवाल, इससे छोटा सवाल तो जिंदगी में नहीं मिलेगा, इससे आसान से सवाल। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिखा है फॉर्मूला बच्चों, एम एस डेल्टा थीटा। एम कितना है, 2 kg, एसआई यूनिट में है, एस भी एसआई यूनिट में पुट करेंगे, 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। डेल्टा थीटा केल्विन में लिखो या डिग्री सी में लिखो, चेंज है, कितना हो जाएगा 30, है ना, तो समथिंग इनटू जूल। $252,000। क्या हो जाएगा 42 इंटू 6 किलो जूल, ऐसे बोल सकते हैं, ये 0 और ये 2 0, तो 3 0 हो जाएगा, सो वी कैन राइट दिस, है ना, 252 किलो। सपोज ये वाटर है, 1 kg वाटर है, और एक बर्नर से हीट किया, दिस बर्नर इज सप्लाइंग, या इसमें एक हीटर लगा दिया, ये हीटर लगा दिया, अभी करते हो ना, कॉइल डाल दिए पानी में, 1 kg वाटर है, और इसका पावर जो है ना वो 500 वाट का हीटर है।
1 kg की जगह थोड़ा पानी कम हो जाएगा यार, 2 kg लेते हैं। 2 kg वाटर है, 500 वाट का हम हीटर लगा दिए, इसको यूज कर दिए, स्विच ऑन कर दिए, तो 2 मिनट में वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? व्हाट विल टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 2 मिनट्स? If initial temperature is 10 degrees C. Can you find this? Yes, sir. 500 वाट का हीटर लगा दिया है, 2 मिनट तक स्विच ऑन किया। और ये आजकल तुम करते होगे, सर्दी में तो ठंडे पानी से नहाते नहीं होगे तुम लोग, तो बिल्ली वो हो नहीं, ब्रेव बॉय। मम्मी को बोलते होगे गर्म पानी लगा दो मम्मा। कैलोरीमेट्री न्यू चैप्टर है, यस दर्शना। बच्चों क्या कहोगे, कितना एनर्जी दिया? डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा? एम एस डेल्टा थीटा। क्या क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है 2 kg, एस कितना है 4200, डेल्टा थीटा निकालना है। डेल्टा क्यू कितना होगा? पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 500 वाट, 500 जूल पर सेकेंड इंटू 120. 2 into 60, that is equal to 2 into 4200 into डेल्टा थीटा। ये 2 गया है ना, 2 और 2 गया, 2 गया। डेल्टा थीटा कितना आ गया बच्चों? 5 into 6 upon 42, 60 sir. 50 into 6, 50 by 7 है ना, लगभग 7.1 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 17.1 डिग्री सी लगभग। क्लियर है?